पहला है संगठन। तो संगठन हो सकते हैं दो तरह के, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक होते हैं सांविधानिक, सांविधिक और संविधानेतर। सांविधिक में आते हैं क्वासी जुडिशियल, विनियामक। फिर अनौपचारिक होते हैं जिसमें आते हैं सिविल सोसाइटी, एनजीओ, हित या फिर दबाव समूह, स्वयं सहायता समूह, ट्रस्टीशिप या फिर सोसाइटी। फिर व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो शाब्दिक अर्थ है ऑर्गेनिज्म से, यानी बायोलॉजी का है ये। अंगों अवयवों का जुड़ाव या समन्वय। दो या अधिक समूह, लोगों का समूह किसी खास उद्देश्य प्राप्ति हेतु जब साथ आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज। फिर परिवार, समाज और राष्ट्र, ये होता है एक। अब जैसे अगर अपन आगे देखें तो ये काम के नियम बताते हैं। प्रशासन व प्रबंध, ठीक है। प्रशासन बड़ा है और प्रबंधन छोटा है। तो पहले अपन क्या करते थे, प्रशासन होता था सरकारी और प्रबंध होता था निजी, अपन ये मान के चलते थे। परंतु प्रशासन का आधार संगठन है, बिना संगठन के प्रशासन संभव नहीं है। तो ये वाली बात उसने बोली है, प्रशासन का आधार संगठन है। इसके मूल तत्व क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के, तो कुछ उनके उद्देश्य होंगे। फिर उसकी कुछ संरचना होती है, यानी कि पद सोपान होती है। तो अगर पूछे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोई अगर मूल तत्व पूछे तो अपन बताएंगे कि उसका एक कुछ उद्देश्य होता है, फिर उसकी कुछ संरचना होती है, यानी कि उसमें कुछ हियरार्की होती है, पद सोपान होता है। फिर प्रक्रिया या कार्य प्रणाली होती है उसकी कुछ, और फिर उसका व्यवहार होता है जिसमें मानवीय तत्व आते हैं। इसको अपन तीन उसे अगर प्रस्तुत करें तो थ्री से, इफिशियंसी, इकोनॉमिक और इफेक्टिवनेस, ठीक है। फिर लूथर गुलिक ने विभागीकरण का सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार उसने इसके बेसिस का निर्माण चार भी बताया, जैसे कि या तो पर्पस होगा कुछ, या कुछ प्रोसेस होगा, या फिर कोई पर्सन होगा, या फिर प्लेस होगा। जैसे पर्पस के लिए देखें तो शिक्षा के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, स्वास्थ्य के लिए बना रक्षा मंत्रालय जैसे। फिर प्रोसेस में जैसे कोई न्यूक्लियर अपन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उसके लिए, या फिर इसरो के लिए, फिर डीआरडीओ। जैसे ये कुछ अपन प्रोसेस के लिए बने हैं ये, ठीक है। जैसे इसरो का काम है अंतरिक्ष में काम करना, वैसे ही। फिर है पर्सन, पर्सन में जैसे SC ST OBC आयु, जो पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर प्लेस में जाए तो नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री हो गई, जोनल काउंसिल हो गई, और फिर क्या है, हिल काउंसिल हो गई, इंटर स्टेट काउंसिल हो गई। तो ये सब है। पॉजिटिव नेगेटिव में जाए तो पॉजिटिव में देखें तो कार्यों में ओवरलैपिंग होती है। फिर कार्यों में ओवरलैपिंग को खत्म कर देता है पहला तो। फिर दूसरा नियंत्रण को आसान बनाता है। फिर जवाबदेही तय करने में आसान करता है, एकीकरण करता है और विशेषज्ञीकरण करता है। फिर R&D नवाचार को बढ़ावा देता है, GDP ग्रोथ को बढ़ाता है, S&T में प्रगति करता है। फिर वंचितों का या कल्याण करता है, वंचित वर्गों का कल्याण करता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, समावेशी विकास संभव करता है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय संभव है। फिर क्षेत्रीय प्रशासन में सुधार करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, अंतर्राज्यीय विवादों का आसान निपटारा करता है। फिर प्रशासनिक पहुंच होती है इसके द्वारा। अब इसके नेगेटिव क्या है, तो ये कार्य बोझ बढ़ जाता है इससे। फिर संघ राज्य के मध्य विवाद पैदा कर सकते हैं, राज्य में कार्यों का संघीय हस्तक्षेप हो जाता है, अन्य क्षेत्रों पर ध्यान न दे पाना भी इसका एक रीजन है, पर्यावरण के नुकसान होता है इसके कारण। फिर दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है, उचित वित्तीय आवंटन नहीं होता इसमें, और क्षेत्रीय विषमता को भी बढ़ावा दे सकते हैं ये, ठीक है। क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये सब है। ये कैसे हैं, जैसे पर्पस है, तो पर्पस से रिलेटेड ये इसके नेगेटिव है। फिर जैसे ये है, जैसे प्रोसेस, प्रोसेस से रिलेटेड ये इसके नेगेटिव है। और जैसे पर्सन, पर्सन से रिलेटेड ये इसके नेगेटिव है कि सामाजिक द्वेष को जन्म, दुरुपयोग की संभावना, उचित वित्तीय आवंटन नहीं। फिर ऐसे ही प्रोसेस वालों में अन्य क्षेत्रों में ध्यान नहीं, पर्यावरण को नुकसान, ये सब आ जाएगा। और फिर अगले में चलें जैसे आगे, तो क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है अगर क्षेत्र में देखें तो। और ये पॉजिटिव थे इनके प्लेस के, पर्सन के, प्रोसेस के, ठीक है। फिर कंक्लूजन, भारतीय प्रशासन में विभागों का वर्गीकरण या संगठनों का निर्माण 4P से प्रेरित है, लेकिन इसे कठोर नहीं लचीले के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। फिर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में डिफरेंस, तो औपचारिक होते हैं उनमें कानूनी आधार होता है और वे जानबूझकर बनाए जाते हैं। फिर सोच समझ कर गठित होते हैं, रूल व रेगुलेशन बेस्ड होते हैं।
कोड ऑफ कंडक्ट से निर्देशित होते हैं, स्थायी प्रकृति के होते हैं, कठोर होते हैं, बदलाव कठिन होता है इनमें। फिर अनौपचारिक होते हैं जिनमें मानवीय समूह या मित्र मंडल हो गए जैसे। फिर स्वत स्फूर्त होते हैं ये। फिर मानवीय भावनाएं होती हैं इनमें और बंधे नहीं होते इनमें। फिर रूल एंड रेगुलेशन सब बनाते हैं, अस्थायी प्रकृति के होते हैं। फिर पॉजिटिव औपचारिक वाले, इसमें अनुशासन हो गई, व्यवस्था हो गई, फिर जवाबदेही हो गई, सत्ता दायित्व का वितरण हो गया, फिर वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता हो गई, फिर स्थायी कार्यकाल हो गया, फिर स्वीकरण हो गया यानी कानूनी स्थिति के कारण, फिर पहचान देते हैं ये एक। पर पॉजिटिव क्या है, तो मनोबल, प्रेरणा, संवेदना, सौहार्द, भावनाओं को स्वर भावनाओं को स्वर और अवसर। तो ये किसका पॉजिटिव है, अनौपचारिक का, जिसमें मनोबल बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं, संवेदना होती है, सौहार्द होता है भावनाओं के स्तर पर, या फिर भावनाओं को अवसर में बदल देते हैं ऐसा बोल सकते हैं। फिर सर्जन का अवसर होता है, इसमें अभिव्यक्ति का अवसर होता है, सामाजिक नियंत्रण होता है, बहिर्मुखी बनाते हैं, व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। फिर वर्तमान में प्रशासन में औपचारिक संगठनों के साथ साथ अनौपचारिक संगठनों का महत्व निरंतर बढ़ रहा है, जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में मिस्ड कॉल मेंबरशिप, चाय पर चर्चा व मन की बात। फिर प्रशासन के क्षेत्र में चाय पार्टी, फूल पार्टी पूल पार्टी व पिकनिक का आयोजन। फिर आर्थिक क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर सामाजिक क्षेत्र में नित नए समूह, दबाव समूह का उभरना। फिर अगला देखते हैं, तो अगला देखें तो औपचारिक संगठन, जिसमें संवैधानिक होता है, सांविधिक होता है, संविधानेतर होता है। फिर संवैधानिक, जिसका उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल में किया गया हो। फिर सांविधिक, जो केंद्र राज्य के कानून द्वारा निर्मित हो, जिनका संविधान में उल्लेख न हो। फिर है संविधानेतर। फिर व्यक्ति इसमें 52वां होता है राष्ट्रपति, 76वां होता है अटॉर्नी जनरल, 124वां होता है सुप्रीम कोर्ट के जज, 148वां होता है कैग, 214 होता है हाई कोर्ट के जज, 239वां होता है यूटी का प्रशासन। फिर समूह, जिसमें होता है 263 अंतर्राज्यीय परिषदें, 280 होता है वित्त आयोग, 315 होता है यूपीएससी, 324 होता है इलेक्शन कमीशन, 338 होता है SC/ST OBC आयोग। फिर तथा जैसे कि अब अगले देखें तो आयोग में जैसे अपन बोल सकते हैं WC हो गया, फिर HRC हो गया, फिर परिषद में जैसे जोनल काउंसिल हो गई, नियामक में RBI हो गया, IRDI हो गई, सेबी हो गया। फिर अर्धनायिक में अपन बता देंगे NGT हो गया, NCLT हो गया, कैट हो गया। तथा विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए जैसे कुछ अलग समूह बताएंगे तो अपन 243I जो स्टेट वित्त आयोग, फिर 243 के राज्य चुनाव आयोग, और अपन बताएंगे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन और सेम हस्तक्षेप बाय गवर्नमेंट CIC। तो सांविधिक के पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर सेम है कॉन्स्टिट्यूशनल बता देंगे, एंड सेम हस्तक्षेप बाय गवर्नमेंट, ठीक है। फिर संवैधानिक दर्जा, तो इसके पॉजिटिव क्या है, प्रतिष्ठा अच्छी होती है, मजबूत होती है, और इस महत्व होता है इनका, स्थायी कार्यकाल होता है, स्थायित्व होता है, स्वीकरण होता है, पहचान होती है। पर इनके नेगेटिव क्या है, यथास्थितिवाद होता है इनमें, बदलाव कठिन होता है, आकस्मिक बदलाव होता है, कठोर होता है, फिर अभिजात्यता होती है, आम आदमी की पहुंच से दूर होते हैं। फिर सार्वजनिक संस्थाओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता तथा बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्य करने की है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में या समय समय पर यह देखा गया है कि प्रभावी बहुमत वाली सरकारें इन संस्थाओं पर अपना प्रभाव नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करती हैं। इसके लिए नियुक्ति, पदच्युत को आधार बनाती हैं, ट्रांसफर प्रमोशन को हथियार बनाती हैं, आंतरिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं, वेतन सेवा शर्तों को प्रभावित करती हैं, राजनीतिक हित के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग करती हैं, विरोध करने पर उनके साथ संघर्षरत नजर आती हैं। ये परिस्थितियां संवैधानिक संस्थाओं की छवि के लिए हानिकारक है। इन संस्थाओं की गरिमा इस बात में है कि ये सरकारी हस्तक्षेप से परे निष्पक्ष और स्वायत्त कार्यकरण को दर्शाएं और आंतरिक विरोधाभास एवं राजनीतिक कर से बचें। फिर इस कथन के आलोक में वर्तमान में संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अब है राज्यपाल का जैसे देखें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। फिर राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार और कैग
सिर्फ महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के माध्यम से, या फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन व इलेक्शन कमीशन के मध्य सहयोग व समन्वय का अभाव होता है पहले तो। फिर सीईसी की तरह ईसी को सुरक्षा प्राप्त नहीं होना। और फिर राज्य चुनाव आयोग, जिसमें गोवा के संदर्भ में और आंध्रा के संदर्भ में अगर इनको हटा दो। आगे चलो, संविधान इतर, तो जिनका निर्माण सरकार, कार्यपालिका, मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा हुआ हो। तो ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही कानून पारित हुआ है, बस इनका क्या हुआ है, एक प्रस्ताव पारित हो गया और उससे इसका हो गया, तो इनको कहते हैं संविधान इतर संस्थाएं। जैसे प्लानिंग कमीशन 1950, फिर है सीबीआई, ठीक है, 1963, एनडीसी, ठीक है, 1952, आईबी, फिर हम नीति आयोग, तो सरकार की इच्छा पर निर्मित होती हैं, समाप्त की जा सकती हैं ये, इसलिए सरकार के सर्वाधिक शक्तिशाली हथियार है ये। फिर सरकार को कार्यात्मक स्वतंत्रता होती है, आकस्मिक प्रशासन में सहायक होती हैं ये, सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं और सरकार के लिए उपयोग करना आसान है, सरकार के लिए इनके साथ कार्य करना सुविधाजनक है। आजादी के बाद से यही संस्थाएं आलोचना के केंद्र में रही हैं, क्योंकि इन संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए किया गया। इनका यूज उत्पीड़क एजेंट के रूप में किया गया है। इन संस्थाओं का उपयोग राजनीतिक पारितोषिक के रूप में किया गया है, पॉलिटिकल इनाम के रूप में, और गैर जरूरी संस्थाएं बनाकर अनावश्यक व्यय करते हैं। इनका उपयोग राजनीतिक गुप्तचरी के लिए करना। फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन संस्थाओं को सरकारी तोता कहना, ये सब उदाहरण दर्शाते हैं कि वास्तव में संविधानेतर संस्थाएं विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही हैं, सरकारी एजेंट कहलाई जा रही हैं। फिर सांविधिक में देखें तो अर्धन्यायिक आती हैं, क्वासी जुडिशियल, और जिसमें आते हैं न्यायाधिकरण या फिर अधिकरण, जिनको ट्रिब्यूनल्स भी कहते हैं अपन। तो इनको देखते तो इनकी अवधारणा क्या है, तो न्यायिक प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर कार्य करती है पहली तो ये, अर्थात न्यायिक कार्यों का निष्पादन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। फिर सांविधिक चरित्र होता है, सांविधिक चरित्र कानून द्वारा निर्मित होती है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा संवैधानिक दर्जा भी दिया जा सकता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या एजुकेशन होता है इनका, जिसमें जजेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, एक साथ इसमें कार्य करते हैं, ठीक है। फिर उदय और विकास देखें तो प्रशासनिक कानूनों का विचार होता है इसमें। सरकारी ड्यूटी के दौरान प्रशासकों को सामान्य कानून से दंडित नहीं किया जा सकता है, उन्हें प्रशासनिक कानूनों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए, एग्जाम्पल कोर्ट मार्शल। फिर न्यायिक प्रत्यायोजन का विचार, जुडिशरी अपने कार्य एवं विशेषता के अभाव के कारण पूर्ण न्याय नहीं कर पाती, इसलिए आईसीटी, साइबर सिक्योरिटी जैसे टेक्निकल मामलों हेतु इसका उपयोग है। फिर विशेषताएं, तो न्यायिक पद सोपान से बाहर न्यायिक कार्य करती हैं, न्यायिक प्रत्यायोजन से कार्य करती हैं। फिर ये न्यायिक अधिकारिता से बाहर नहीं है, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। मूलतः सांविधिक, परंतु आवश्यकता अनुसार संवैधानिक हो सकती है। लोक सेवकों की सरकार से कैट शिकायत तथा जनता की लोक सेवकों से शिकायतों को जोड़ती है। फिर एकमात्र संवैधानिक है ये, यानी कि ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव देखें तो न्यायिक कार्यभार को कम करते हैं, विकेंद्रीकृत न्याय करती है, विशेषीकृत न्याय देती है, न्यायिक व प्रशासनिक ज्ञान से समझौतावादी निर्णय देती है, शिकायत निवारण का अतिरिक्त मंच है, कम समय में निर्णय लिया जाता है, त्वरित व सस्ता न्याय देती है। फिर सर्वसुलभ न्याय प्रदान करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करते हैं, प्रक्रिया की वजह परिणाम पर केंद्रित है। फिर नेगेटिव, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन करते हैं, चेक एंड बैलेंस के खिलाफ कार्य करते हैं, कार्यपालिका तानाशाही को लाते हैं, जुडिशरी की तरह निर्णय प्रकाशित नहीं करते, अर्थात कार्य प्रणाली में गोपनीयता को धारण करते हैं। फिर ट्रिब्यूनल्स के निर्णय अव्यवहारिक होते हैं, विकास कार्य बाधित होते हैं, प्रशासन का मनोबल कम हो जाता है, जिससे यथास्थितिवाद को जन्म देते हैं। फिर मंत्रालय के अधीन होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दो नए ट्रिब्यूनल्स के निर्माण के कारण, पहला पॉजिटिव परिस्थितियां, तो एलपीजी, कॉर्पोरेट उपभोक्ता कॉर्पोरेट का उभरना,
उपभोक्ता जागरूकता, न्यायिक जागरूकता, न्यायिक उदारता, न्यायालय के विस्तार की चाह, फिर आईसीटी, टेक, एनवायरनमेंट जैसे विशेषीकृत क्षेत्रों में निर्णय देने हेतु विशेषज्ञों की आवश्यकता, जिसका पारंपरिक न्यायपालिका के पास अभाव है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु, कॉर्पोरेट मामलों के त्वरित निपटारण हेतु, फिर पारंपरिक न्याय प्रणाली महंगी व जटिल कार्य प्रणाली के कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर, अतः सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय हेतु भी जरूर। ठीक है। फिर विनियामक संस्थाएं यानी रेगुलेटरी एजेंसी, जैसे सांविधिक संस्थाएं होती हैं, सरकारी कानून द्वारा निर्मित होती हैं, सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पर्यवेक्षक व संचालक होती हैं, वह नियंत्रक की भूमिका निभाती हैं। फिर रेगुलेटरी बॉडीज नियम या फिर काउंसिल ऑफ सीओसी आवश्यकता पड़ने पर दंड भी देती हैं। मूलतः आर्थिक क्षेत्र में होती हैं, जैसे आरबीआई, आरडीआई, सेबी, पीएफआरडीए और ट्राई। फिर उदय विकास इनका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा हेतु कार्य करती हैं, उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु कार्य करते हैं। फिर आर&डी को बढ़ावा देने हेतु, फिर नवाचार को अपनाने हेतु, सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्य व समयबद्धता हेतु, ग्राहकों को विकल्प प्रदान करने हेतु, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रोकने हेतु, फिर निवेश संवर्धन सुरक्षा के लिए, विसल ब्लोवर की सुरक्षा हेतु, मोनोपोली या फिर ओलिगोपोली रोकने हेतु, फिर नए प्लेयर्स को लाइसेंस देने हेतु, बाजार के रूल एंड रेगुलेशन को तय करने हेतु। अब इश्यू एंड रेगुलेटरी बॉडीज क्या है कि जैसे राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप जैसे आरबीआई में, फिर अनैतिक गतिविधियों रोक पाने में अक्षम है, जैसे कि यस बैंक को लोकेशन। ठीक है। यस बैंक को लोकेशन स्कैम। ठीक है। फिर कुशल मानव संसाधन का अभाव, फिर नीति निर्माण व वैश्विक मानकों का पालन नहीं, फिर विशल ब्लोवर की सुरक्षा में अक्षमता जैसे कि सत्येंद्र दुबे, फिर है उभरती समस्याओं से निपटने में अक्षमता जैसे कि एग्जाम्पल है डाटा सिक्योरिटी एंड लोकलाइजेशन। भारत में इन संस्थाओं का उदय और विकास 1990 के बाद हुआ, क्योंकि उस दौर में एकाधिकार अल्पाधिकार की प्रवृत्तियां बढ़ने लगी तथा देशी और विदेशी कंपनियों की बाढ़ सी आ गई थी, तो लोग व निजी उपक्रमों के विश्वास प्रतिस्पर्धा की जरूरत महसूस की गई। फिर बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार में घोटाले बढ़ने लगे, क्रोनी कैपिटलिज्म और फिर याराना पूंजीबाजी जिसको कहते हैं को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिससे विनियामक संस्थाओं की आवश्यकता पड़ी। वर्तमान दौर में विनियामक एजेंसियां अपनी भूमिका का प्रभावी निर्वहन नहीं कर पा रही है। इन एजेंसियों पर आरोप है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से कार्य कर रही हैं तथा इनके कार्मिक मामलों का राजनीतिकरण हो चुका है। इन पर पक्षपात के गंभीर आरोप हैं। इन पर सरकारी कार्य व संस्कृति या लालफीताशाही को आगे बढ़ाने, एमएनसी से गठजोड़ करने का आरोप है। कई बार इन एजेंसियों को सरकार का साथ नहीं मिलता। फिर एक और तो इन एजेंसियों पर सरकारी दबाव दिखता है, तो दूसरी ओर ये सरकार से स्वतंत्र कार्य करना चाहे तो अंतर्विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई, ट्राई एंड सेबी का सरकार के साथ विवाद देखा गया है। फिर अनौपचारिक संगठन जैसे नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, अब उनकी कुछ अवधारणा वो देखते हैं। तो पहले इनका उदय कैसे होता है। फिलॉसफी ऑफ जस्टिस पुस्तक में राज्य निरंकुशता को रोकने के लिए, फिर राज्य के समानांतर गैर राज्य संस्थाओं का जिक्र किया गया है। और अर्नेस्ट वॉकर के अनुसार राज्य एक यांत्रिकी कार्यवाही करता है, समाज ऐच्छिक सहयोग करता है। फिर वर्तमान में नागरिक समाज के उदय की जड़ें पश्चिम चिंतक हीगल के चिंतन में देखी जा सकती है। हीगल ने फिलॉसफी ऑफ जस्टिस में राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण हेतु राज्य से स्वतंत्र गैर राज्य संस्थाओं का जिक्र किया है। फिर विकास देखें तो वैश्विक पूरे विश्व में तो 15वीं शताब्दी पुनर्जागरण के समय और मिशनरी प्रसार हुआ। फिर WWI के बाद लीग ऑफ नेशंस यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद UN, फिर पर्यावरण, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद विरोधी संस्थाएं बनी। ठीक है। जैसे करप्शन के लिए तो आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मानवाधिकार के लिए आई एमनेस्टी इंटरनेशनल, पर्यावरण के लिए आई ग्रीन पीस या पेटा। फिर अन्य संस्थाएं आई जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिर फोर्ड फाउंडेशन, फिर आई जैसे रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है। पर अगर भारत में देखें तो भक्ति सूफी आंदोलन के समय इनका क्या हुआ उद्भव। फिर 19वीं
सेंचुरी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ जिसमें ब्रह्म और आर्य समाज आए। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी बने जैसे कांग्रेस हो गया, फिर मुस्लिम लीग हो गई, हिंदू महासभा, फिर आर्थिक संगठन में जैसे फिक्की हो गया, ये सब आए। फिर है आजादी के बाद, आजादी का एलपीजी से पहले कल्याणकारी राज्य की विचारधारा केंद्र में अर्थात राज्य मार्केट से बड़ा था जिसमें सिविल सोसाइटी को पनपने का अवसर नहीं मिला। फिर 70 के मध्य जेपी मूवमेंट हुआ, 80 में आरटीए आंदोलन हुआ, 90 के दशक में किसान मजदूर जनजाति आंदोलन हुआ, 21वीं सदी में भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन हुआ, फिर आरक्षण को लेकर गुर्जर जाट पटेल व मराठा आंदोलन हुआ और विभिन्न छात्र आंदोलन भी हुए। तो ये क्या है, ये राजस्थान में क्या मतलब भारत में इसका होता है। फिर दबाव समूह अगर बोले तो ये समूह जो साझा हितों के लिए समय को संगठित कर सरकारी नीतियों को प्रभावित करने हेतु प्रयास करते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, कॉर्पोरेट बॉडी हो गई। फिर सैमुअल फाइनर के अनुसार प्रेशर ग्रुप ऐसे संगठन है जो सार्वजनिक नीति निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, यद्यपि इस समय सरकार में प्रत्यक्ष शामिल होने का प्रयास नहीं करते। ठीक है। फिर है महत्व या पॉजिटिव देखें तो ये शासन के ट्रिनिटरी मॉडल को लाती हैं। ठीक है, जैसे मार्केट, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी। फिर ये सरकार की सहयोगी व नियंत्रक की दोहरी भूमिका को निभाती हैं, सहयोग की जैसे निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन में। फिर ये मानवतावाद की समर्थक हैं, जन सशक्तिकरण की वाहक हैं और निरंकुशता की नियंत्रक हैं। फिर लोक सूचनाओं के प्रसारक, लोक कल्याण के वाहक और लोक नीति कार्यक्रमों के प्रसारक हैं ये। फिर वंचितों के पोषक, शोषितों के सहायक, कौशल विकास में सहायक, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसारक, समावेशी विकास में प्रचारक, जनता सरकार के बीच सेतु हैं ये। फिर कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में सरकार की सहायता करते हैं। फिर वर्तमान दौर में सरकार की प्राथमिक भूमिकाएं जैसे मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन इत्यादि में सहायक भूमिका है। ये सरकारी क्षमता व जन आकांक्षाओं के मध्य अंतराल को पूरा करती है। फिर सरकारी सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी में मदद करती है। फिर रिसेंट में एफसीआरए इश्यू हुआ एंड आईबी रिपोर्ट आई जिसमें सिविल सोसाइटी की संस्थाओं पर आरोप है कि वे अपरिपक्व व सरकार से प्रभावित नजर आती हैं, अर्थात अपने मूल चरित्र को भूल चुकी हैं। ये राज्य वित्तीयन पर जीते हैं, ये राज्य से सुविधाएं लेती हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा निर्मित हैं, पॉलिटिकल विचारधारा से संचालित हैं, ये सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित हैं। इस प्रकार ये पश्चिम देशों की सिविल सोसाइटी की तुलना में अपरिपक्व हैं। भारत में सिविल सोसाइटी की संस्थाओं पर आरोप है कि वे वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त हैं और उनमें बेनामी कंपनियों के रूप में कार्य करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, राउंड ट्रिपिंग करते हैं, ये हवाला कारोबार करते हैं, ये धन शोधन में लिप्त हैं, जाली नोटों के नेटवर्क से जुड़े हैं, विदेशी चंदे का दुरुपयोग करते हैं। तो ये धन शोधन में शामिल है। तो किस पर आरोप था? एमनेस्टी पे। फिर दबाव समूह की भूमिका महत्व देखें तो भ्रष्टाचार उन्मूलन में, जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। फिर है शासन में विकेंद्रीकरण में सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। फिर प्रतिनिधित्व देते हैं जैसे अल्पसंख्यकों का, दलितों का, दलित वर्गों का और वंचितों का। फिर सामाजिक न्याय देते हैं, सामाजिक न्याय प्रदाता होते हैं जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रथम एनजीओ हो गया, फिर स्वास्थ्य का है, फिर बाल श्रम में। ठीक है। फिर लैंगिक समानता, महिलाओं में, एलजीबीटीक्यू में, फिर जागरूकता जैसे एमकेएसएस, पानी फाउंडेशन, ये सब। फिर नीति निर्माण में जैसे ग्रीन पीस, एमकेएसएस, फिर एडीआर और है पीयूसीएल। पर सिविल सोसाइटी की संस्थाओं पर आरोप है कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संचालित पाए जाते हैं, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों से पैसा लेते हैं, ये पाकिस्तानी, टर्की, चाइना से पैसा लेते हैं, देश के अंदर टेरर फंडिंग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार की आलोचना करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर यूएन जैसे संस्थाओं में जाकर कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन का मुद्दा उठाते हैं, अनावश्यक मामलों को तूल देकर सेना व पुलिस को बदनाम करते हैं, देश की छवि खराब करते हैं। उन संस्थाओं को जो अर्बन नक्सल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, फिर इन संस्थाओं द्वारा आंतरिक विद्रोह को जन्म दिया जा रहा है,
इन संस्थाओं को अर्बन नक्सल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। फिर इन संस्थाओं पर मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच, फेक न्यूज के माध्यम से सामाजिक सौहार्द खराब करने का आरोप है। कट्टरपंथी संस्थाएं लव जिहाद, घर वापसी के नाम पर धार्मिक सौहार्द खराब करने का प्रयास करती हैं। फिर कुछ संस्थाएं संकीर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती और न्यायपालिका का उपहास करती हैं। कुछ संस्थाएं चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार जैसे कार्यों में संलग्न मिले हैं। फिर विदेशों में चंदा पैसा लेकर इंफ्रा परियोजनाओं को पर्यावरण पर नेगेटिव प्रभाव के नाम पर विलंबित करते हैं। फिर तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट व अनेक फैक्ट्री के मामलों में। फिर सिविल सोसाइटी की संस्थाओं पर आरोप है कि वे पश्चिम हाथों में बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में खेल रही हैं। ये एलपीजी का एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं, ये एमएनसी की लॉबिंग करती हैं, ये पश्चिम उत्पादों का श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताकर भारतीय उत्पादों को हीन बताती हैं, अर्थात ये नव उपनिवेशवाद की वाहक है। फिर हैं जैसे प्रेशर ग्रुप्स। अब देखें तो इंडिया में महत्व भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है क्योंकि घरेलू मुद्दे नीति से संबंधित। फिर लॉबिंग को विधिक मान्यता नहीं है। सिविल सेवक व मंत्रिमंडल को प्रभावित करने का प्रयास करती है, ना कि संसद को। फिर अपरिपक्व धर्म जाति संबंधी मुद्दे उठाते हैं। पर पश्चिम विकसित देश में सरकार का चौथा अंग है। विदेश नीति में रुचि लेती हैं, लॉबिंग के माध्यम से प्रभाव डालते हैं लॉबिंग के माध्यम से। फिर तथा लॉबिंग वैध अधिकार है। फिर यूएस में कांग्रेस समितियों को मतलब प्रभाव डालती हैं। फिर अधिक परिपक्व है, पर्यावरण और मानवाधिकार जैसे मुद्दे हैं उनके पास, न कि जाति धर्म के जैसे। फिर ये संस्थाएं शहरी अभिजात्य वर्गीय चरित्रों को दर्शाती हैं और पूंजीपतियों के हाथों में खेलती नजर आती हैं। इसके प्रमाण हैं उद्योगपतियों द्वारा गैर जरूरी एनजीओ बनाना, इनका प्रयोग धन शोधन ब्लैक व्हाइट करना, फिर इनके द्वारा सीएसआर की खानापूर्ति करना, प्रसिद्धि के लिए खानापूर्ति के लिए एनजीओ का निर्माण करना। फिर सिविल सोसाइटी की अवधारणा, तो ट्रिनिटी मॉडल जिसमें ट्रिनिटी मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर कार्य करती है, बाजार, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी। तो प्रभावी प्रशासन हेतु तीनों के मध्य सहयोग व समन्वय आवश्यक है। शासन का 5वां अंग कहलाती है। राज्य नियंत्रण से परे राज्य का सहयोग या विरोध करती हैं। ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शक्तियों के रूप में होती हैं। ये विविध रूपों में एनजीओ, वीओ विविध भूमिकाओं का निर्वहन करती है। फिर वर्तमान समय में ये पीपीपी मॉडल का आधार है। विशेषताएं हैं जैसे गैर सरकारी चरित्र है, इसी कारण प्रतिनिधि संगठन एनजीओ है, यथासंभव राज्य की सहायता से दूर रहते हैं। फिर ये राज्य नियंत्रण या हस्तक्षेप से परे होने चाहिए। ये राज्य निरंकुशता के विरोधी होने चाहिए। ये सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करने चाहिए। फिर दबाव समूह, तो तरीके देखे तो उदारवादी हो सकते हैं, उग्रवादी हो सकते हैं, क्रांतिकारी हो सकते हैं। फिर जैसे सभा, वाद विवाद, पत्राचार, जन प्रसार, अनुरोध, लॉबिंग, ये सब है। फिर कभी कभी हड़ताल, रैली, बंद और तोड़फोड़ भी करते हैं। फिर तकनीक में जैसे ऑडीगार्ड के अनुसार नियुक्तिकरण, लॉबिंग, जनता की राय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्रचार व्यवस्था है ये एक तरीके से। फिर दबाव समूह की श्रेणियां अगर देखें तो व्यवसाय समूह में जैसे फिक्की हो गया, फिर है ओसोचैम, ठीक है। फिर व्यापार संघ में जैसे AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर खेतिहर समूह में जैसे VKV और AIKS, ठीक है। फिर पेशेवर संघ में जैसे IMA और BCI। फिर है छात्र संगठन में जैसे AVVP या फिर NSUI। फिर धार्मिक संगठन में RSS, VHP या फिर SED। फिर है जातीय संगठन में जैसे हरिजन सेवा संघ। फिर है ये क्या है भाषागत में नागरिक प्रचारणी सभा। तो ये सब हो गए कौन से अपने संगठन।